दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ निशांत। और आज इस वीडियो में हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं, कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट हो या मेंस के लिए रेलिवेंट हो, और मेंस में भी GS1 और GS2 के जिस भी टॉपिक से वो रिलेट करते हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि इन आर्टिकल्स के आपको बैकग्राउंड बताई जाए और उसमें उस आर्टिकल में जो कन्वे करना चाह रहे हैं ऑथर वो आपको बताया जाए, ताकि आप अगली बार जब आप क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटे लग रहे थे, अब इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने में लोगों को 1 से 1.5 घंटा लगता है और वो भी रिड्यूस हो जाएगा टाइम के साथ। कोशिश आप ये करिए कि 45 मिनट से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर को नहीं दीजिए, फिर वो घातक हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल सब्जेक्ट्स पे जो फोकस करना है ना वो आप कंटिन्यू रखिए। हमारा फोकस धीरे धीरे अब प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होता जाएगा न्यूज़पेपर में, बट हम मेंस को कम्प्लीटली नहीं छोड़ेंगे। जो आर्टिकल है उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम समझेंगे ही, उसमें जो फैक्ट्स आ रहे हैं जो हमारे प्रीलिम्स में उपयोगी हो सकते हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया मलेशिया इंक पैक्ट्स टू एक्सपैंड स्ट्रैटेजिक टाइज, है ना। तो जो टाई हुआ किसके बीच में हुआ? इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ। अगर आप मलेशिया की बात करें तो मलेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और ये कहाँ लाई करता है? बेसिकली ये साउथ चाइना सी के करीब है ना। ये जो साउथ चाइना सी है इसके पास है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो ये देखो, यहाँ पे आपका थाईलैंड हो गया, दूसरा ब्रूनी हो गया, सिंगापुर भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें थाईलैंड, ब्रूनी और सिंगापुर इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। जो सिंगापुर है यहाँ पे एक ब्रिज है, इंडोनेशिया मलेशिया से सिंगापुर जो है एक ब्रिज के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन से जो भी मैक्सिमम गुड्स जाते हैं, कहाँ से? अफ्रीका की तरफ से। अगर इस तरफ जाएंगे साउथ अमेरिका की तरफ, तो यहाँ से होते हुए गुजरेंगे। और ये जो रूट है ना, हमारे लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ साउथ चाइना सी है, फिर यहाँ पे सुलू सी है, ये सेलेब सी है। अगर आपको कहा जाए कि सुलू सी कौन से कंट्री के करीब है, अगर आपको मलेशिया दे दिया जाए, जापान दे दिया जाए, फिर आपको इस तरफ वाला एरिया, कुछ इटली वाला एरिया दे दिया जाए, तो आप क्या बोलेंगे? मलेशिया के करीब है। मलेशिया का कैपिटल कहाँ है? मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, है ना। मलेशिया का कैपिटल कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया का कैपिटल है। अब कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज हमारी इंडिया की होती हैं मलेशिया के साथ, है ना, वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि चूंकि मलेशिया टॉपिक है तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो एक एयरफोर्स का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इनके साथ, और उस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है? उसका नाम है उद्र शक्ति। उद्र शक्ति। वही अगर हम आर्मी का एक्सरसाइज देखें, जो आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो होती है मलेशिया के साथ, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हमने लोकेशन देख लिया, हमने इसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट मैरीटाइम कहें तो बॉर्डर्स हैं या फिर मैरीटाइम जो भी चीज़ें हैं उसको हमने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या क्या पैक्ट हुए, और ये अभी अभी इतना जो चल रहा है वो किस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो अभी देखो, जैसे इंडिया अभी बढ़ रहा है ना, इंडिया अभी वर्ल्ड में अपना एक अलग स्थान जमा रहा है, और इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि अपने आसपास की जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रहे। तो अभी रिसेंटली आप देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो मेजर चंक ऑफ जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है उसके साथ हमने अच्छे रिलेशंस बना लिए। यूरोपियन यूनियन के साथ हमने FTA किया, उससे क्या होगा? हमारा ट्रेड जो है किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब हम थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो इंडिया ने अपना जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की है। किसके साथ हुआ है? मलेशिया के साथ। कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में हुआ है। तो बेसिकली ये जो कॉपरेशन अभी जो एग्रीमेंट हुआ है या जो पैक्ट साइन हुआ है, ये स्ट्रैटेजिक टाई है, यानी ये फोकस करता है कंप्लीट ऑपरेशनल कोऑपरेशन पे। किस पे? ऑपरेशनल कोऑपरेशन में।
जैसे आप ध्यान देना, बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो हमारा होता है टाई, वो सिर्फ कागजों पे ही रहता है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक इन नेचर रहता है। लेकिन यहाँ जो हुआ है दैट इज ऑपरेशनल कॉपरेशन, है ना, ऑपरेशनल कॉपरेशन। इससे पहले 2024 में हमने अपना जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जो स्टेज होता है उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे किया था। लेकिन अभी का जो एग्रीमेंट है उसी पार्टनरशिप को और ज़्यादा ऑपरेशनलाइज करने के लिए कि किस तरह से हमको एक दूसरे को हम कोऑपरेट कर सकें बहुत सारी चीज़ों में। किस में? तो हमें जो कोऑपरेट करना है वो हम कर सकते हैं सिक्योरिटी में, वो हम कर सकते हैं सिक्योरिटी में, वो हम कर सकते हैं डिफेंस में, वो हम कर सकते हैं जो सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें शेयरिंग हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स इन एशियान। और मलेशिया एक ऐसा कंट्री है ना जो किसी दूसरे कंट्री के साथ उतना ज़्यादा अलाइंड नहीं है, उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है किसी का। तो हमारा जो इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस की बात होती है, उस इंडो पैसिफिक में भी हम अपना इन्फ्लुएंस मलेशिया से जो पार्टनरशिप हुई है, मलेशिया से जो टाइप हुआ है, उससे फ़ायदा हमको हो सकता है। तो ये सब एक फिजिकल तौर पे आप बताने के लिए इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो ये सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। अब दोनों कंट्रीज़ ने जो कुछ साइन किया है पैक्ट, किस किस चीज़ पे हम बात करेंगे, किस चीज़ पे हम कॉपरेट करेंगे। तो सबसे पहला देखो बात हुई है कि हम काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे, है ना, काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे। काउंटर टेररिज्म पे काम करने के लिए हमको इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस इंटेलिजेंस शेयरिंग पे हम काम करेंगे कि जैसे इंडिया की जो कैबिनेट सेक्रेटरीट की एजेंसी है रॉ, है ना, रिसर्च एनालिसिस विंग, उसकी इन्फॉर्मेशन हो, या मलेशिया की जो एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी हो, इंडिया के रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो शेयर करेंगे। फिर चूंकि इसका लोकेशन जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, स्टेट ऑफ मलक्का के करीब है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मलेशिया का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात होती है ना। जो डिफेंस कॉपरेशन है हमारा, ऑलरेडी जो डिफेंस कॉपरेशन चल रहा है उसको और ज़्यादा प्रगाढ़ किया जाए, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, और ज़्यादा कहे तो स्ट्रक्चर किया जाए, है ना, स्ट्रक्चर किया जाए। पहले कहाँ अप्रोच होगा, उसके बाद क्या अप्रोच होगा, फिर उसका स्कोप ब्रॉडन किया जाए कि जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज लिमिटेड है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हम टेक्निकल विंग में कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ होल आर्मी, है ना। तो ये हमको बताता है कि इन सारी चीज़ों को करके हमारा जो सिंगल ऑब्जेक्टिव है या जो हम अचीव करना चाहते हैं वो है रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी, है ना, क्या अचीव करना चाहते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। जो इंडो पैसिफिक में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, है ना, नॉन ट्रेडिशनल, याद रखना, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनको हम केटर करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं, है ना। आप लोग को अगर कुछ बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पटना नगर निगम पता नहीं क्यों इतना एक्साइट हो गई है और हर चौराहे पे आजकल एक स्पीकर चला देती है, और एक है ना, तो परेशान सब होते हैं, काम नहीं करेंगे, कचरा नहीं उठाएंगे, लेकिन बताएंगे कि कचरा उठा रहे हैं हम। खैर यही तो आज की रियलिटी है हर जगह की, ठीक है। अब हम अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म जो एक पार्ट है इसकी अगर बात करें तो इस दिशा में दोनों कंट्रीज साथ में काम करेंगे। कैसे? तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टेरर फाइनेंसिंग है ना, टेरर फाइनेंसिंग है, पैसे की रूटिंग जो होती है, जो टेररिस्ट को पैसा दिया जाता है, क्या किया जाता है कि इंडिया से बाहर किसी कंट्री में भेज दिया गया और वहाँ से उसको रूट किया गया। और ऐसा देखा गया कि मलेशिया एक दो केसेस में मलेशिया के कुछ पार्ट्स या कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व, कुछ जो इंस्टेंसेस हैं जहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट ऑफिशियली तो नहीं रहता है लेकिन उनकी टेरिटरी को यूज़ किया गया। फिर जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, है ना, फिर जो हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म है दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में, उसको बात करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब के इतर हम सेमीकंडक्टर रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, है ना, हम किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो एक उस पर भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क पैक्ट साइन किया गया कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सिस्टम है या इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में हम मलेशिया को भी ऐड करेंगे। हम मलेशिया को भी ऐड करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो सप्लाई चेन है उसमें हम किसी एक सर्टेन कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो और हम अपने सप्लाई चेन को
डाइवर्सिफाई करते हुए, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करते हुए मलेशिया को अपने सप्लाई चेन में ऐड करेंगे। और चूंकि सेमीकंडक्टर को पता है कि आज के टाइम पे एक स्ट्रैटेजिक असेट माना जा रहा है, हमारे इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट माना जा रहा है, तो इसमें मलेशिया के साथ साझेदारी जो हुई है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स करने वाला है। ठीक है, इन सब के अलावे है ना, हमने ये डिफेंस सिक्योरिटी वाला एंगल देखा, हमने देख लिया किस तरह से स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए फायदेमंद है। अब इंडिया का स्टैंड जो ग्लोबल गवर्नेंस फोरम्स में है, आप समझ में आ रहा होगा आपको कि हम ग्लोबल गवर्नेंस अगर बात करते हैं तो किस तरह की एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। जैसे हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, अगर हम यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं, तो मलेशिया ने भी अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया कि अगर इंडिया अपना बिगर रोल प्ले करना चाहती है जो ग्लोबल गवर्नेंस फोरम्स हैं वहाँ पे, तो मलेशिया आपको होल हार्टेडली सपोर्ट करेगी इसमें, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीत है ना, ग्लोबली हम अपना अगर इस तरह से सपोर्ट रिक्लेम करते रहेंगे तब तो जाके एक दबाव भी बनेगा। भारत मलेशिया को एक जियोपॉलिटिकली अलग नजरिए से भी देखता है। आप ये समझो कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि एशियान तक पहुंचने का रास्ता इंडिया का कहीं ना कहीं मलेशिया से होके गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट रीजन में मलेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो अगर हमारी जो देखो हम कैसे रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, हम देख रहे हैं कि मलेशिया कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया को क्या चाहिए उस रीजन में, और मलेशिया उस चीज़ को इंडिया को कैसे दे रही है। अपना हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले से है ना, इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले से है, तो हम इंडो पैसिफिक में अपने प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए मलेशिया का यूज़ करेंगे। फिर बात होती है करेंसी पे, कि जो भी बायलैटरल ट्रेड होगा हम उसको इंडियन रुपी में भी बढ़ाएंगे, और जो मलेशिया का जो करेंसी है रिंगिट, मलेशिया की करेंसी क्या है, रिंगिट, याद रखना ये मलेशियन करेंसी है, ये मलेशियन रिंगिट बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड कंट्री करेंसी जैसे डॉलर है, येन है, उस पर हम डिपेंडेंस अपना कम करें, यूरो है उस पर डिपेंडेंस कम करेंगे, हमारा फाइनेंशियल रिसिलियंस बढ़ता रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे बेसिकली बात हुई है। आपको समझ में आ गया स्ट्रैटेजिकल इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए समझ में आ गया आपको कि हम क्या चाह रहे हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हो रही है, कि हमारे जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं उनके इतर हम जाके सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स करें, इस रीजन में अपना वर्चस्व बनाएं, इशू बेस्ड कोएलिशंस इंडो पैसिफिक में करते रहें। और इंडिया मलेशिया का जो इंगेजमेंट है वो बताता है कि कैसे हम स्ट्रैटेजिकली अपने रिलेशंस को, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी पे कैसे हम आगे चल रहे हैं। तो ये हमारा एक फॉरवर्ड लुकिंग और इंडो पैसिफिक ओरिएंटेड मान सकते हैं रदर देन कंप्लीटली इकोनॉमिक और कल्चरल, है ना। तो ये हमारा इंडो मलेशिया वाला आर्टिकल था। अब है कि ए सोशल मीडिया बैन विल नॉट सेव आवर चिल्ड्रेन, है ना। बच्चों का एडिक्शन अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया अगर बात करें तो इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक है, टिकटॉक तो बैन हो गया, और बाकी सारे जो भी चाहे रील चला रहे हैं या खुद भी रील बना रहे हैं, तो इससे बहुत सारे रिसेंट में केसेस देखने को मिले कि जो टीन सुसाइड्स हैं, है ना, वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है बिल्कुल ही अलग होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह। तो जो दिखता है रियलिटी में जब वो फेस नहीं करते हैं तो उससे बहुत सारी कंडीशन, कुछ तो सुसाइड तक चले जाते हैं, है ना। फिर कुछ को मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस होता है उनको, है ना, एंजाइटी में चले जाते हैं वो। तो ऐसा पॉलिटिकल कॉल और पब्लिक कह रही है कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बैन कर दीजिए। तो हमारे पास इसका क्या नज़ीर है? हमारे पास नज़ीर है ऑस्ट्रेलिया का, हमारे पास नज़ीर है स्पेन का। इन्होंने क्या किया है कि सर्टेन उम्र के बच्चों से नीचे के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है ना। चाहे उनके बैन करने का डिस्कशन लास्ट स्टेज पे हो या बैन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन कर दिया है कंप्लीटली। तो ऑथर यहाँ पे ये आर्गू करते हैं कि ठीक है, पब्लिक जो बोल रही है वो समझने लायक है, अंडरस्टेबल है, लेकिन बैन कभी भी किसी पॉलिसी का सॉल्यूशन नहीं होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, ये सामाजिक तौर पे एक कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम है,
इसको हमको काफ़ी माइन्यूटली और काफ़ी डेलिकेटली टैकल करना है। अगर आप बैन करेंगे तो आपको क्या लगता है बच्चे नहीं देखेंगे, है ना? तो ये बैन करने से बेसिकली ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि बैन करने से आप बच्चों को नहीं बचा सकते। वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को मिसडायग्नोस करेगा, है ना? प्लेटफॉर्म से अकाउंटेबिलिटी हटा लेगा। प्लेटफॉर्म अपना जो मन करते रहे, आप ध्यान किस पे दे रहे हैं? बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, आप बैन कर दिए उसको, है ना? तो हम एक हेल्दी मीडिया इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं, हम प्रोहिबिशन नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा काम प्रोहिबिशन करना नहीं होना चाहिए, ब्लैंकेट बैन कर दिया ताकि उस तरफ देखना ही ना पड़े हमको, ऐसा नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बैन होता है कभी भी बहुत डिफिकल्ट होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोहिबिशन जो होता है वो टेक्निकली काफ़ी पोरस इन नेचर होता है। कैसे पोरस इन नेचर होता है? तो बच्चे क्या करेंगे, वीपीएन यूज़ करेंगे, राइट? बच्चे क्या करेंगे कि डार्क वेब पे जाना शुरू कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे कि अपना जो गवर्नमेंट आईडी है उसको फेक करना शुरू कर देंगे। अगर हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में स्टार्ट कराते हैं तो गवर्नमेंट आईडी अपना फेक करना शुरू कर देंगे। फिर हमको सर्विलेंस का इशू हो जाएगा, प्राइवेसी इरोजन, किसी का आप आईडी कार्ड लेके सोशल मीडिया दे रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें से बचनी चाहिए, है ना? तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपका समझ होना चाहिए कि कैसे जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं, कैसे उस पर बातचीत होती है, कैसे व्यूज़ लिए जाते हैं, अपनी राय कैसी रखी जानी है उस पर, और इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? तो सोशल मीडिया आपको पता है हमेशा से एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे उसको लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये लाइफलाइन की तरह है, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल हार्मफुल हो जाता है, राइट? तो जो पॉलिसी मेकिंग है इसका, उसमें हम एक डेफिसिट जो होता है यंग पीपल से वो क्रिएट ना करें, हम थोड़ा बातचीत करें। कोई भी पॉलिसी हम उनके ऐसा उनको ना लगे, जैसे जेनजी वाला जो प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, याद करो क्यों हुआ। ऑफ कोर्स दैट मे बी पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली मोटिवेटेड, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मूल मुद्दे पे जाओ तो जो वो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, वो जेनजीज को लग रहा था कि हमसे बिना राय लिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, समझो, लोग हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। अब अगर आप उनसे कंसल्ट किए बिना कोई एक मैकेनिज्म बनाइए उनको कंसल्ट करने का, उनसे कंसल्ट करिए, नहीं कंसल्ट करेंगे तो इसी तरह से मिसअलाइंड रेगुलेशंस, बैन की बात करेंगे आप, पुअर कंप्लायंस की बात करेंगे, उनका ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा जो हमारी व्यवस्था है उस पर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है, ठीक है? तो ऑथर यही बात करते हैं कि पब्लिक जो बात कर रही है कि सोशल मीडिया से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए, तो सिर्फ सोशल मीडिया ही जिम्मेदार नहीं है। आज के टाइम पे जो देखोगे तो जितने एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म हैं वो आपको सोशल मीडिया का दूसरा फॉर्म है कि नहीं? उसका भी एडिक्शन है, क्योंकि बच्चे जब बात नहीं कर पाते हैं तो वो जनरेटिव एआई के पास जाते हैं अपने इमोशनल एडवाइस के लिए। अब हम क्या करें, मेरा ब्रेकअप हो गया, व्हाट शैल आई डू नाउ, है ना? बहुत सारा रिपोर्ट आया है रिसेंटली चैट जीपीटी का भी कि इसके रिलेटेड काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। तो ये जो रेगुलेशन है, चाहे एआई का कहें, सोशल मीडिया का, ये बहुत छिछले तौर पे है। इसमें डीप अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है ना? तो ऑथर इसमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी आप तय करें, प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी आप तय करें, है ना? उनको मॉनेटरी पेनाल्टीज लगाएं वायलेशन पे। आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करें, एविडेंस बेस्ड, ऐसा नहीं कि हमको लगता है इसलिए हमने कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी, कि आज ये बैन कर दिया, कल एआई सिस्टम को बैन कर देंगे, परसों डिजिटल प्लेटफॉर्म को बैन कर देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो एक मॉरल पैनिक हो जाएगा और फिर वो जनजी सड़क पे उतर जाएगा। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना, उसको अवॉइड करना है, और जो हमारा कंसल्टेशन है वो बढ़ाना है उन सब चीज़ों पे, ठीक है? तो यही इस आर्टिकल में ऑथर कहना चाह रहे थे। अब हम आते हैं, जो क्लॉड का एक प्लगइन आया एंथ्रोपिक, वो एक मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दिया। यहाँ से आपको पीटी में सवाल पूछेगा कि एंथ्रोपिक कौन से एआई प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, चैट जीपीटी से, क्लॉड से, परप्लेक्सिटी से? तो आप क्या बोलेंगे? ये क्लॉड का प्लगइन है। ये प्लगइन क्या करता है? बेसिकली ये ओपन सोर्स प्लगइन है। ये क्या करता है? फाइल को रीड करेगा, उसको रीड करके ड्राफ्ट और रिव्यू डॉक्यूमेंट्स बनाएगा,
जो बड़ी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में वर्क फ्लोज होते हैं, आप अगर काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में आपको पता होगा, तो वर्क फ्लोज होते हैं। इन वर्क फ्लो को ये प्लगइन कंप्लीटली रिप्लेस कर दे रहा है। ऑफ कोर्स एक गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें एक डिजिटल कोवर्कर की तरह काम कर रहा है। ये चैटबॉट से एक स्टेज आगे बढ़ गया है ना। चैटबॉट से ये कोवर्कर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये आप मेंशन भी कर सकते हो, चाहे ऐसे हो या आपका GS2 सेक्शन 3 का क्वेश्चन हो। तो आजकल AI जो है चैटबॉट से कोवर्कर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो है, ये हम मान सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिल रहा है हमको, स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिल रहा है सॉफ्टवेयर मार्केट में, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम पे काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हो और डिस्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि डिटेल से पूछेंगे कि क्लॉड का प्लगइन है क्या। तो अगर आपको पूछे तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, अगर 5 मिनट दोगे तो समझा सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप आगे बढ़ा दीजिए, मैं 2 मिनट में लेके इसको समझा देता हूँ कि ये जो प्लगइन है क्लॉड का, वो कैसे बाकी सबसे डिफरेंट है, अर्लियर AI टूल से कैसे डिफरेंट है। तो ये क्या करता है, आपका एंड टू एंड टास्क एग्जीक्यूशन कर देता है। मतलब कंप्लीट, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा इसको, आप वर्ड यही यूज़ करोगे, एंड टू एंड टास्क एग्जीक्यूशन। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रहता है। आप कोई भी AI टूल यूज़ करो, आप ऑब्जर्व करना, ह्यूमन इंटरवेंशन पहले 2-3 बार देगा आपको ठीक आउटपुट, उसके बाद फिर परेशान कर देगा वो आपको। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है आपको आउटपुट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने में, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर दे रहा है। जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है, जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसको ये कर दे रहा है, उसको ऑडिट कर दे रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। तो बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हेड काउंट बेस्ड है, जैसे हम TCS को हायर करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो बोलेगा कि देखिए भाई साहब, आपको कितना सीट चाहिए, इसमें जल्दी काम करवाना तो आपको 10 सीट चाहिए, तो पर सीट आपको हम 2,000 रुपया चार्ज करेंगे, आप महीने का हमको 20,000 रुपया देंगे आपको सॉफ्टवेयर बिल्डअप में, आप देखते हैं कितना समय लगता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो हेड काउंट बेस्ड कंपनी, जैसे आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज बेंच पे रखती थी, अभी भी रखती हैं। तो क्या होता है, बेंच पे रखते कैसे सैलरी उनको देते हैं, क्यों? क्योंकि उनका नाम काउंट हो रहा है उस सॉफ्टवेयर में, है ना। और इसी वजह से लोग ज़्यादा हायर भी करते थे बड़ी कंपनीज। तो जो हेड काउंट बेस्ड कंपनीज जो हैं उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब कस्टमर क्या बोलेगा कि आप प्लगइन से जब आपका सारा काम हो रहा है, डेवलपमेंटल काम हो रहा है, तो हम आपको इस पे क्यों दें हम आपको हेड काउंट पे पैसा क्यों दें है ना। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट तो करेगा, है ना। तो जो ज़्यादा रोल्स एक्सपेक्टेड हैं, जैसे मेंटेनेंस का जॉब है, जैसे कंप्लायंस प्रोसेसिंग का जॉब है, जैसे बैक ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन का जॉब है ना। तो ये सब जो जॉब्स हैं इसको कर्टेल होने के चांसेस हैं। और चूंकि हम IT एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बढ़ चढ़ के थे, तो हमारा जो काम था इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा था। तो इमीडिएट इफेक्ट इसका ये पड़ेगा कि हाँ, हम हायरिंग्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। कंप्लीट लेऑफ्स नहीं होने वाले हैं इससे, है ना। फ्रेशर का इंटेक कम हो जाएगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी का लेवल कम होता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कंप्लीटली नहीं हटाएंगे। ये कितना फिजिबल है, इनका फिजिबिलिटी कैसा है, वो देखना पड़ेगा ना कंपनीज को। कंपनीज तो ऐसे काम करती नहीं है, राइट। चलो अब हम चलते हैं आगे। PMO टेल्स लोकसभा सेक्रेटेरिएट नो क्वेश्चंस ऑन PM केयर्स रिलीफ एंड डिफेंस फंड्स, है ना। तो ये यहाँ पे हमने ये आर्टिकल लिया है PM केयर्स के लिए। PM केयर्स बहुत लोग आप जानते भी होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो PM केयर्स क्या है, एक फंड है, हम लोग इसको काफ़ी डिटेल से देखते हैं, है ना। एक टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। तो PM केयर्स जो है, PM केयर्स का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। प्राइम मिनिस्टर सिटीजनशिप असिस्टेंस इन रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशंस, ये इसका फुल फॉर्म है PM केयर्स का। इस्टेब्लिश कब होता है? इस्टेब्लिश होता है 2020 में, कोरोना टाइम था उस समय, है ना। क्या उस समय हुआ था? तो कोविड पेंडेमिक चल रहा था। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये क्या है? ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ना। PM केयर्स क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पर्पस क्या है? इसको क्यों लाया गया था? तो इसको लाया गया था फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। किसके लिए? कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अगर होती है,
जहां पे सरकार सक्षम नहीं होता है फंड देने के लिए, या फिर कोई नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर होते हैं, है ना, उसके लिए, या कुछ कहें तो इमरजेंसीज होती हैं, कोई नेशनल इमरजेंसी हो गया, है ना, तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इसको नॉर्मल वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, और सिर्फ जो जो रूटीन वेलफेयर है उसके लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। हो सकता है इसको जो हमारी इमरजेंसी को टेकल करने की संस्थाएं हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इसको उपयोग किया जा सके। ठीक है, रजिस्टर्ड कैसे किया गया है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया है इसको, है ना, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसको किया गया है। अब आपसे पूछेंगे आप कि बताइए, जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या उसका पार्ट है ये? बिल्कुल नहीं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। क्या ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास है? क्या ये स्टैट्यूटरी है? बिल्कुल नहीं है, ये किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया हुआ नहीं है, यानी कि ये स्टैट्यूटरी संस्था नहीं है। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसके साथ इसके बहुत सारे ट्रस्टीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं। और चेयरपर्सन बाकी 3 आदमी को, 4 आदमी को इसमें डाल सकती है, चाहे वो हेल्थ से हो, साइंस से हो, सोशल वर्क से हो, या लॉ से हो। इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? इसमें जो फंडिंग आएगी वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होंगे, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होंगे, चाहे इंडिविजुअल्स हो, कॉर्पोरेट्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो। आपको याद होगा कि उस समय सारी पीएसयूज और छोटी मोटी कंपनीज जितनी हैं, सब ने दिल खोल के फंड दिया था पीएम केयर्स में। ठीक है, तो इसमें जो फंड देंगे आप, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं सेक्शन 80G जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर, है ना। ये FCRA प्रोविजंस के अंदर भी आता है और फॉरेन डोनेशन भी एक्सेप्ट करता है। इसमें CSR भी किया जा सकता है। कहने का मतलब एक बहुत ब्रॉड फंड बनाया गया, और इसकी ऑडिटिंग जो है फंड की, वो सरकारी एजेंसीज नहीं करेंगी। वो जो ट्रस्ट की ऑडिट की जाती है, जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो इसकी ऑडिट करेंगे, और इनकी ऑडिट रिपोर्ट को फिर पब्लिक में रखा जाएगा, है ना। तो कौन कौन से एरियाज हैं एक्सपेंडिचर के? तो वही जो जितनी इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स का कुछ हो, डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड चीज़ें हो, या पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से चीज़ें हो, ये है। अब आप पूछेंगे कि एक और फंड है, उसका नाम है PMNRF, है ना। एक और फंड है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। उससे ये कैसे डिफरेंट है? तो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो है, ये बहुत पुराना फंड है। इसको बनाया गया था 1948 में। इसको कब बनाया गया था? 1948 में। फोकस क्या था? नेचुरल कैलामिटी, राइट का, अगर राइट हुआ, मेजर एक्सीडेंट्स हुआ, उसके लिए। तो ये जो है पीएम केयर्स, दैट इज कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम PMNRF, और दोनों फंड का ऑब्जेक्टिव अलग है, दोनों फंड एकदम बिल्कुल से सेपरेट हैं। पीएम केयर्स किसी भी सरकारी अकाउंट का फंड नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट्री क्वेश्चन अगर इस पे होता है पीएम केयर्स पे, तो उसको इनएडमिसिबल माना जाता है, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी एक्सपेंडिचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन क्या चल रहा है, वो हमारे काम की चीज़ नहीं। हमें जो फैक्ट देखना था वो हमने देखा। हो सकता है इसे सवाल पूछ दे, क्योंकि न्यूज़ में है और पुराना है। तो क्या कर रही है आजकल BPSC की, पीछे जाके कुछ चीज़ों को पूछती है, ताकि लोगों को आइडिया न रहे, पता न रहे। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉप IT फर्म्स ईयर मार्क लेबर कोड कॉस्ट लेस देन 3% ऑफ पेरोल। अभी हमारा कुछ लेबर कोड आया था, जिसमें हमने क्या किया था कि जो करीब 29 जो लेबर कोड्स थे, उनको 4 लेबर कोड में डिवाइड कर दिया। इसका डिटेल हम लोग अपना मेंस का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर्स है, उसमें हमने किया है। टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज द लेबर रेगुलेशन, अब चाहे वेज का हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हो, सोशल सिक्योरिटी बेस्ड हो, या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन का कोड हो, वो सब कोड लाया गया। बहुत सारे इश्यूज थे, है ना। हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना था, और जिस तरह का जॉब अभी बढ़ रहा है, अभी देखोगे कोई गिग वर्कर्स का बहुत चलन आ गया है ना। हम IT में नॉलेज इकोनॉमी का काफ़ी वर्चस्व आ गया है। मतलब ये सब किसका आंसर है? वाई न्यू लेबर कोड्स वेयर नीडेड।
व्हाई न्यू लेबर कोड्स वेयर नीडेड। फिर जो पुराने लेबर कोड्स थे वो फैक्ट्री सेंट्रिक थे, वो सर्विस सेंट्रिक नहीं थे, है ना, फैक्ट्री सेंट्रिक थे, सर्विस सेंट्रिक नहीं थे। ठीक है, ये लेबर कोड्स क्या करेंगी, तो ये जो डेफिनेशन ऑफ वेजेस है या लाइसेंसिंग सिस्टम है या डिजिटाइज कंप्लाइंस है उसका डिजिटाइजेशन करना, या जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं, वो जब जाते हैं तो बहुत सारा उसमें डिस्क्रिशनरी पावर लगाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वो सबको कम करना है। तो इससे फ़ायदा कैसे हो रहा है, तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि लो कंप्लाइंस एंग्जाइटी, पेपर वर्क इतना ज़्यादा रहता है फैक्ट्रीज़ में कि आधा टाइम तो आधे मैन पावर तो उसमें क्या रहता है, उसमें क्योंकि किसी को चोट भी लगा ना तो वो रिपोर्ट करना पड़ता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, लेबर इंस्पेक्टर को। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको कम करके एक लॉ है जो मल्टीपल एक्ट को रिप्लेस करेगी। फिर इससे कॉस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी पता चलेगा, क्योंकि वेज का डिफिनेशन चेंज हो रहा है ना, तो जो कॉस्ट ऑफ वेज है उस पर बात होगी। फिर हायरिंग एंड फायरिंग में थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा कंपनीज को, कि कोई भी फर्म है जैसे 300 वर्कर तक है तो वो बिना किसी सरकारी अप्रूवल के, पहले 100 था, वो बिना किसी सरकारी अप्रूवल के वो फायर कर सकते हैं उनको। तो इससे क्या होगा कि बड़ी कंपनियां बिना जो प्रोडक्टिव लेबर नहीं है उसको लेके कैरी नहीं करेगी, तो उनका फ़ायदा उससे बढ़ेगा, है ना। तो अभी लार्ज आईटी फर्म्स जो हैं वो पेरोल्स का मतलब they are setting aside less than 3% of the payroll, that indicates कि जो लेबर कोड है कंप्लायंस मैनेजेबल है ना, उसका इमीडिएट कॉस्ट शॉक नहीं पड़ रहा है किसी भी कैपिटल इंटेंसिव सर्विस सेक्टर पे। ठीक है, इस पे कैसे जाता है डिटेल से हम लोग उसमें बात किया हमने। हमारे लिए बस इतना जानना ज़रूरी था कि क्या है, कैसे ये इसको हेल्प कर रहा है और वर्कर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो वर्कर्स पे ये असर पड़ेगा कि जो सेक्टर से सब पे मिनिमम वेज तय हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा, मतलब आपको मेडिकल बेनिफिट्स, बोनस, ये वो सब मिलता रहेगा। गिग वर्कर्स का चलन जो बढ़ रहा है, आप देखोगे ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो जो चल रहा है उसका रिकॉग्निशन हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, वो तो बोलते रहेंगे, उसका कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, हम आते हैं अपने नए आर्टिकल पे। हमारा नया आर्टिकल है स्टार्ट ट्रीटी, है ना। तो अब स्टार्ट ट्रीटी जो है वो खत्म होने वाली है। स्टार्ट ट्रीटी किसके किसके बीच में था? स्टार्ट ट्रीटी जो साइन हुई थी वो इंडिया और रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में हुई थी। स्टार्ट ट्रीटी क्या है? न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, है ना। तो ये जो है वो इफेक्टिवली लैप्स हो गया है। तो ये स्टार्ट करता क्या है? स्टार्ट ये करता था कि आपके पास जो भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं आपको कंपेल करता था कि आप इनको, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको आप कैप करके रखें, है ना। आप जो डिलीवरी सिस्टम है, आपके डिलीवरी सिस्टम्स, मतलब आपने एक मिसाइल बनाया, उस मिसाइल को आप किसी एक डिलीवरी सिस्टम के थ्रू आप पहुंचा रहे हैं अपने टारगेट तक। तो ये जो डिलीवरी सिस्टम है, चाहे आईसीबीएम हो, बॉम्बर्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कैप करना, उनकी टेक्नोलॉजी को कैप करना। इसके अंदर दोनों कंट्रीज में कोई किसी कंट्रीज के भी रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्री में साइट इंस्पेक्शंस कर सकते थे, डेटा एक्सचेंजेस होते थे, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म था। लेकिन जब स्टार्ट खत्म हुआ तो अब यूएस और रशिया पे कोई भी वॉरहेड बनाने का, कोई न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाने का कोई कैप नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है। तो हम आर्म्स कंट्रोल जो फ्रेमवर्क था उससे हम क्या जा रहे हैं? एक वर्स्ट केस अजम्पशन जा रहे हैं, हो सकता है एकदम न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो ये जो शिफ्ट हुआ है यूएस का स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में, है ना, क्यों इसको स्टार्ट को लैप्स किया गया? क्योंकि अभी कहा गया कि ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाएंगे, यानी कि आप नंबर्स या कहें तो वॉल्यूम्स पे फोकस कर रहे थे। अब हम वॉल्यूम से फोकस ना करके वैल्यू पे फोकस करेंगे, हम क्वालिटी वॉरहेड्स पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी पे काम करेंगे, बजाय इसके कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नेगोशिएट करते रहें। फिर आप देखोगे कि चाइना का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, रशिया का अब उतना ज़्यादा नहीं रहा। हमारे वेपन्स अब हाइपरसोनिक वेपन्स आ रहे हैं, है ना। इन वेपन्स को रेगुलेट करना, फिर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके लिए, तो इन सब चीज़ों के कारण यूएस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से, है ना। ट्रंप क्या सोचते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स अंडर ट्रंप इज थिंकिंग कि हम डोमिनेंस जो करेंगे
वो डिटरेंस के थ्रू करेंगे, है ना, उनको रोक के नहीं, हम अपनी कैपेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम किसी को रोकेंगे नहीं, हम फ्लेक्सिबल रहने देंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में हम अपनी कैपेसिटी का एनहांसमेंट करेंगे, लेकिन ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इससे आर्म्स रेस जो रुका था वो आर्म्स रेस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो काफ़ी रेगुलेट होती थी, अब चूंकि रेगुलेट नहीं होंगी तो डिलीवरी सिस्टम जो है हमारे अनरेगुलेटेड डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, डुअल कैपेबल मिसाइल्स होने लगेंगे। यानी पहले क्या होता है, इसमें एक कन्वेंशनल मिसाइल होता है, एक न्यूक्लियर कैपेबल, अब दोनों ही डेवलप होंगे और सिंगल मिसाइल दोनों काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन का बात बनता है कि हो सकता है बढ़ जाए, राइट। तो ये इन सब इम्पैक्ट्स के कारण अब जो स्टार्ट ट्रीटी है उसके आगे सोचना पड़ेगा, कुछ नया स्टेबिलिटी का मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस का जो ये एडिटोरियल है इसमें यही कहना चाह रही है। इसमें इंडिया का क्या अपना योगदान है या इंडिया का क्या व्यू है, तो वो अगर समझना चाहो तो वर्ल्ड एक न्यूक्लियर मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह सकता। यहाँ मेंशन करते हैं कि इन रिपल्स के बीच में इंडिया एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह सकता है और इसको मल्टीपल, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, नीचे श्रीलंका हो, कहीं ना कहीं से हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने पड़ेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ताकि ये स्टार्ट ट्रीटी जो है एक चिंगारी वाला चीज़ नहीं बने, है ना। और इंडिया हमेशा नाम जो ट्रीटी साइन किया था नॉन अलाइन मूवमेंट, उसी तरह का कुछ, जिस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पे किसी के साथ नहीं था, इसको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बना के और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और हमें यही समझ में आता है कि जो स्टार्ट का एंड हुआ है, ये मैनेज्ड न्यूक्लियर राइवलरीज जो था, यानी कि आप कैप कर रहे थे उनके न्यूक्लियर वेपन्स को, अब एक अनरेगुलेटेड कंपटीशन की तरफ बढ़ गया, फ्रॉम न्यूक्लियर राइवलरी, मैनेज्ड न्यूक्लियर राइवलरी टू अनरेगुलेटेड कंपटीशन। तो अब नए स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म्स की जरूरत है, नए ओल्ड ट्रीटी की जरूरत नहीं है कि आप ट्रीटी को रिवाइज कर रहे हैं। आप एक अर्जेंट ग्लोबल नीड पे जो नए फैक्टर्स आ रहे हैं उनको इंक्लूड करते हुए कुछ एक नया मैकेनिज्म बनाएं, ताकि जो वर्ल्ड में पीस है, जो वर्ल्ड में स्टेबिलिटी है, वो बनी रहे। लास्ट आर्टिकल है बोल्ड लीप फॉरवर्ड नाउ टाइट रोप वॉक। ये किस रेफरेंस में है? इंडिया ने अभी इंडियन यूरोपियन यूनियन से और यूनाइटेड स्टेट्स से जो ट्रेड टॉक्स किए हैं, इनके साथ जो एफटीए हुआ है, तो इंडिया अपनी पॉलिसी को डीप ग्लोबल इंटीग्रेशन वाली बना रहा है ना। डीप ग्लोबल इंटीग्रेशन मतलब हम प्रोटेक्शनिज्म पे जो बिलीव था हमारा कि हम टैरिफ लगा के रखेंगे और हम अपना भी हमारी कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हो रही थी, तो उस चीज़ से हम एक आगे चलना शुरू हुए हैं, है ना। उसके साथ आप देखोगे तो इनका ट्रेड मलेशिया के साथ हो रहा है, अभी एशियान के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएई के साथ भी इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना इंडिया अपना जो है एक स्ट्रक्चरल रिकास्टिंग कर रहा है। किस चीज़ की? इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है उसको रिकास्ट कर रहा है। इसको बोल्ड लीप क्यों बोला गया है? बोल्ड लीप इसलिए बोला गया है कि इंडिया कुछ चीज़ों में बहुत बड़ा काम कर रही है, जैसे टैरिफ बैरियर्स जो होते थे, है ना, टैरिफ वॉल्स, इन टैरिफ वॉल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, इनको हटाने की बात कर रहा है। और जो ग्लोबल ट्रेड की एक रियलिटी है ना, कि मार्केट कभी भी रेसिप्रोकल होता है। अगर आप बेचना चाहें सामान दूसरे को, तो आपको भी अपना मार्केट ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये दिखता है ये सबसे कि इंडिया अभी काफ़ी, इंडिया के कॉन्फिडेंस में बिल्डअप हुआ है, इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और इस कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण इंडिया अब कंपटीशन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, कंपटीशन को एक्सेप्ट कर रहा है। और कंपटीशन को एक्सेप्ट करने के कारण अब इंडिया अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जिसको लेके हमेशा आतंकित रहता था कि वर्ल्ड आके खराब कर देगा, इसको ये एक्सपोज कर रहा है ना। एक्सपोज कर रहा है मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ओपन कर रहा है कि कॉम्पीट करो तुम भी। और एक बार टैरिफ जब आप लोअर कर देते हैं तो डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, लेकिन इंडिया अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है एक रिलायबल ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे। किसी के साथ भी कर रहा है। देखो वो कंट्री एक ही बात बोलती है कि इंडिया रिलायबल
ग्लोबल पार्टनर की तरह, है ना। तो अब एक इंडिया एक फ्री ट्रेड में आगे बढ़ गया है, ओपन मतलब एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहा है, और इंडिया का जो कुछ इकोनॉमिक अपसाइड है जिसको लेके वो खेल रहा है, उसमें जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल है, फिर लेदर हो गया, फुटवियर है, तो इन सब में जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, उनको क्या होगा, इसमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। तो डेवलप्ड मार्केट का एक्सेस किसको मिलेगा? इंडिया के लेबर इंटेंसिव गुड्स को। इंडिया की लेबर इंटेंसिव गुड्स अगर डेवलप्ड मार्केट तक पहुंच रही हैं तो ये जो इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ये डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे राइवल्स थे, जो वियतनाम है, इंडोनेशिया, ये सब जो अपना एक्सपोर्ट करती थी, अब हम उस एक्सपोर्ट पे नजर जमा रहे हैं। हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेबर मोबिलिटी बढ़ेगी, कहें तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आज के टाइम पे। अब यहां पे एक टाइट रोप का वर्ड यूज करते हैं। टाइट रोप का वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि आप सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट करके आप अचीव नहीं कर सकते, है ना। आप किसी से सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट करके अचीव नहीं कर सकते, बट आपको अपने अंदर भी काम करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपना लेबर रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, आपको जो अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले पॉइंट्स हैं उनको टैकल करना पड़ेगा, ताकि जब आपके डोमेस्टिक मार्केट दिखे तो आपकी वीकनेस ना दिखे, आपकी स्ट्रेंथ दिखे, राइट। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कॉन्शियसली कुछ सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया है। फिर जो रशियन ऑयल कंटिन्यू परचेज किए जा रही थी, तो इंडिया को भी लग रहा था कहीं ना कहीं हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है इंपोर्ट को, उसने डाइवर्सिफाई किया। अब ऑयल जो है वो एक जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप बन गया है। यूएस को लगा वो जीत गए, लेकिन हमारे लिए भी तो फायदा हो गया, हम भी तो डाइवर्सिफाई कर पाए अपने ऑयल नीड्स को, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ऑथर इसमें एडिटोरियल में बताया गया है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इंडिया के रशियन परचेजेस का, ये कंप्लीटली प्रेशराइजिंग है ना, और उसका बिहेवियर भी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी ट्रांजैक्शनल इन नेचर है उनका बिहेवियर, और अगर उनको फ़ायदा मिलेगा, एक बिजनेसमैन है, अगर वो फ़ायदा मिलेगा तो वो काम करेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो चिल्लाएगा, है ना। तो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। एनर्जी और ट्रेड को हमेशा एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल करता है अपने नेगोशिएशंस में, लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं अपना स्ट्रैटेजिक पेशेंस लेके और इस ट्रेड में जो यहाँ तक पहुँचा है, उससे ये पता लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगा। हम एक्सटर्नल प्रेशर से प्रेशराइज नहीं हुए, हम अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखा, हमने अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को देखा, तब जाके हमने मार्केट एक्सेस दिया। अभी थोड़ा सा लग रहा है रास्ता, है ना, डमाडोल वाला है, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन इंडियन नेगोशिएटर्स भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया आने वाले टाइम पे अच्छा गेन कर पाए इसमें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको आप रिवाइज करिए, और काफ़ी हेल्प करेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।